स्वागत है आप सबका बिजनेस एंड इकोनॉमी के आपके मंथली इस टॉपिकल करंट अफेयर की वीडियो के अंदर। फरवरी मंथ के अंदर आपकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स से बनने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक की हर मंथ की कंबाइंड प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ना सिर्फ इस टॉपिक की, बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर 2023 के मंथली वाइज टॉपिक्स का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों की डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी प्राप्त कर ली। मेरे ख्याल से सभी को सवाल के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। भाई, इन्होंने आपकी ग्रीन लाइट ले ली सेबी से कि ये अपना एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च कर सकें। तो ये है आपका एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चर्चाओं में क्यों था वो मैंने आपको बता दिया। सेबी से इनको परमिशन मिल गई है अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च करने का। अब होता क्या है, हम जब ऐसी न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं तो उसमें आने वाले कुछ कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस और फैक्ट्स के बारे में भी हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सेबी के बारे में दिया गया है। तो सेबी क्या है? एक आपकी स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है जो कि आपको एक मार्केट रेगुलेटर के रूप में नजर आती है। किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, हमारी भारतीय सरकार के अंतर्गत आपकी ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। जो भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना है कि मुंबई में ये आपकी हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एनएससी की स्थापना कब हुई थी, सॉरी सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना को लेकर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आप याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना करी गई थी। उस टाइम पर ये एक जस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन फिर उसके बाद 1992 यानी कि 1992 के अंदर इसको एक स्टैचुरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय का ओहदा दे दिया था, यानी कि जो अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आगे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय पेंशन योजना के आंशिक निकासी अनुरोध के लिए टर्न अराउंड समय को घटाकर T+2 इंस्टॉलमेंट कर दिया, अर्थात अनुरोध के 2 दिनों के भीतर आप इसको सेटलमेंट के लिए आगे लेकर आएंगे। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन 4 विकल्प में से उसका चयन करना है जिसने रिड्यूस कर दिया। क्या? टर्न अराउंड टाइम किसको लेकर? पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट को लेकर, नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर, टू T+2 सेटलमेंट में, जिसको आप विद इन 2 days ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर प्राप्त कर पाओगे। तो देखो, आपको एक एजेंसी नजर आती है जिसको हम कहते हैं आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने रिसेंटली इसके जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया था फॉर पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट को लेकर एनपीएस स्कीम के अंदर, टू T+ सेटलमेंट्स वाली चीज़ों को लेकर, जिसमें अंदर हम विद इन 2 days की रिक्वेस्ट को देख रहे हैं। इससे पहले जो आपका ये आता था वो आपका T+4 सेटलमेंट पार्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी इन चीज़ों को ला दिया गया आपके T+2 में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। इसके बाद ये जो हमने एजेंसी की बात करी है, ये आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ओवरऑल सुपरविजन और रेगुलेशन करती है हमारे देश के पेंशन सिस्टम के अंदर। किसके अंतर्गत काम करती है? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये आपका हेडक्वार्टर्ड कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वहां पर आपको नजर आएंगे सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। अगला सवाल है, किस बैंक ने फरवरी 2023 में ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना जारी करने की सुविधा को शुरू किया? कौन सा वो बैंक है जिन्होंने लॉन्च कर दी एक फैसिलिटी ऑफ, जहां पर वो इश्यू करेंगे क्या? ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को फरवरी 2023 के अंदर। तो यह है भाई आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इनके द्वारा ये फैसिलिटी को इश्यू किया गया, लॉन्च किया गया। ईबीजी इसका नाम है। तो ये जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है, इन्होंने लॉन्च किया है।
और किसके साथ लॉन्च किया है तो ये भी याद रखिएगा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं तो भारत का एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी फाउंडेशन अगर आपको कल को पूछ ली जाए तो ये आपको याद रखनी है, 1937 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी? एम सी टी एम चिदम्बरम चेतियार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके सीईओ कौन है अगर कल को ये आपसे पूछ लें तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया? तो रेपो रेट की जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी रेगुलरली चेंज करी जाती रहती है आरबीआई के द्वारा। फरवरी के अंदर जो ये चेंज हुआ था वो आपका 6.5 कर दिया गया था। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप जिस टाइम पर देख रहे हैं वहाँ उस टाइम पर भी आपका ये उतना ही हो, लेकिन आपका ये रेगुलरली आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के दौरान इसके ऊपर डिसीजन लिए जाते रहते हैं। 6.25 थी, इसको बढ़ाकर आपका यहाँ पर 6.5 कर दिया गया था, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 1 फरवरी 2023 को बजट में घोषित मिस्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, बजट के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 1 फरवरी 2023 के अंदर। ये आपकी संबंधित है इन 4 विकल्प में से किसको? तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जिसका नाम है आपका मिस्टी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, इसे हम मिस्टी स्कीम के रूप में जानते हैं। मेन उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ पर ये मैंग्रोव जो प्लांटेशंस हैं उसको टेकअप करेंगे, जो कि हमारे कोस्ट लाइन है, तटीय भाग हैं उन एरियाज के अंदर। तो ये आपका चर्चाओं में था, किससे संबंधित है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो हमने जाना। बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई। योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम स्कीम को अनाउंस किया गया बजट 2023 के अंदर। ऑब्जेक्टिव को आपको बताना है। पीएम प्रोग्राम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये आपकी इस स्कीम का फुल फॉर्म है। ये हमने यहाँ पर जानकारी ली, इसको अनाउंस किया गया बजट के अंदर। सवाल आपसे पूछ रहा था कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यहाँ पर रहेगा कि टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। पीएम प्रणाम स्कीम का ये आपका उद्देश्य है, याद रखिएगा, हमारे लिए इतना बहुत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने जलवायु जोखिम और स्थायी वित्त पर दिशा निर्देशों की घोषणा करी? कौन सी वो दिए गए 4 विकल्प में से बॉडी है जिन्होंने अनाउंस करी किया गाइडलाइंस? किस पर? क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर। ऐसी भी देखो जो आपकी गाइडलाइंस होती हैं वो आपकी बार बार आती रहती हैं, तो आपकी आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइंस को लॉन्च करा गया जो कि किस पर बेस्ड है? क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर। 8 फरवरी के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जहां पर ये बात करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर ग्रीन डिपॉजिट की एक्सेप्टेशन के ऊपर भी अब फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। आरबीआई की बात हो रही है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? सभी को पता होगा, आपके शक्तिकांत दास जी। फाउंडेशन को लेकर आप सभी को पता होगा, 1 अप्रैल 1935। इसके बाद ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नजर आती है। ठीक है, आगे आइए। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? सरकार ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप, जहां पर वो रिपोर्ट करेंगे
अनऑथराइज्ड कोयल माइनिंग एक्टिविटीज को इस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। चर्चाओं में क्यों था, आपको ये पता चल गया कि भाई सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब ये आपकी एप्लीकेशन का नाम पूछ रहे हैं, हमारे एसएससी को तो नामों से मतलब होता है, तो ये रहेगा आपका खनन प्रहारी। ठीक है, मेनली वही है कि अलग अलग राज्य के अंदर आपका कोल रिजर्व्स नजर आते हैं, उन राज्यों के अंदर इलीगल माइनिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसको लेकर ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा गया है, खनन प्रहारी इसका नाम है। अगला सवाल पूछ रहे हैं, IREDA नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगी। ये जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? IREDA सेटअप करेगा ऑफिस गिफ्ट सिटी के अंदर टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये जो गिफ्ट सिटी है ये आपकी लोकेटेड कहाँ पर है? तो जब मैं IREDA की बात करता हूँ तो ये है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये स्थापित करेंगे एक ऑफिस कहाँ पर? गुजरात गिफ्ट सिटी के अंदर। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे कि भाई गुजरात की मतलब जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा गांधीनगर। ठीक है, तो जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, इसका नाम आप लिख लीजिएगा। गिफ्ट गिफ्ट क्या कह रहा हूँ, ये क्या है आपका? द ऑफिस एट गुजरात, लिख देता हूँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, इसी को हम गिफ्ट सिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाई करते हैं ये जो ओवरसीज ऑफिस होते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग कॉस्ट होती है उसको अवॉइड करने का काम करते हैं। ये बातें याद रखनी है। किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो 60 वर्षों के अंदर उस मोबाइल कंपनी का नाम बताइए जिसने अपना लोगो बदला है। तो नोकिया आपको याद रखना है, जिन्होंने अपना लोगो बदला था फरवरी मंथ के अंदर। याद रखिएगा, इतना ही बहुत है आपके लिए। तो 26 फरवरी को इन्होंने अपना नया लोगो लॉन्च किया था, नोकिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फरवरी मंथ की आपकी बिजनेस और इकोनॉमी से बनने वाली वीडियो थी। पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है मुझे। वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद ऑल वाला ऑप्शन भी चूज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंबाइंड प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।